वो समाज, वो प्रदेश, वो इलाका आगे जाएगा जो शिक्षा में आगे रहेगा। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी के स्थापित होने से इसमें एक साथ लगभग 1.5 लाख विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। इनमें प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए 25% सीटें आरक्षित होंगी। हिसार में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा व पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बिनौला जिला गुड़गांव में डिफेंस यूनिवर्सिटी, जाटपाली जिला महेंद्रगढ़ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी तथा रोहतक में चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना सहित प्रदेश में अनेक इंजीनियरिंग कॉलेज व विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। रोहतक में IIM स्थापित की गई तथा राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में IIT दिल्ली का एक्सटेंशन कैंपस स्थापित किया जाएगा। इस प्रकार से प्रदेश में युवाओं को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के बेहतर अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। विवादित बयानों से जाने जाने वाले केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री शशि थरूर का एक और बयान, बॉर्डन इंडिया फोरम को सुनना चाहिए था मोदी का भाषण। कर्ज माफी घोटाले में आज भी संसद में हंगामे के आसार। कल कर्ज माफी पर कैग ने उठाए थे सवाल, कहा हकदारों को नहीं मिला फायदा। जेटली जासूसी केस में आरोपी अनुराग सिंह की पेशी आज। अनुराग की न्यायिक हिरासत आज होगी खत्म। यूपी के कुंडा में प्रधान नन्हे यादव का परिवार अनशन पर, परिवार वालों ने की सुरक्षा और अखिलेश यादव के आने की मांग के बाद आज नन्हे के घर जाएंगे अखिलेश। और दक्षिणी अमेरिकी देश वेनेजुएला के राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज का 58 साल की उम्र में निधन। पिछले 1 साल से कैंसर से जूझ रहे थे चावेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल 1 न्यूज। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना लोहट। अपने बयानों की वजह से अक्सर विवादों में फंसने वाले केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री शशि थरूर ने इस बार गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक बयान दिया है। थरूर ने कहा है कि वॉटन इकोनॉमिक फोरम को मोदी की बात सुननी चाहिए थी। वॉटन इकोनॉमिक फोरम में मोदी का भाषण रद्द हो चुका है। बहरहाल फिलहाल केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की तरफ से मोदी का साथ दिया गया है और दोनों साथ साथ नजर आ रहे हैं। हालांकि अब भाषण रद्द होने के बाद जो बवाल नजर आ रहा है उसमें मोदी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं शशि थरूर और उनकी तरफ से कहा गया है कि वॉटन इकोनॉमिक को उनका भाषण सुनना चाहिए था। और वहीं किसानों की कर्ज मुआफी को लेकर संसद में आज फिर से हंगामा होने के आसार है। दरअसल 2008 में किसानों की कर्ज मुआफी के ऑडिट में सीएजी ने भारी गड़बड़ियों का खुलासा किया है। सीएजी की रिपोर्ट में किसानों को कर्ज मुआफी दिए गए 52,000 करोड़ रुपए में भारी गड़बड़ियों की बात कही गई है। रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो कर्ज के सही हकदारों की ठीक से पहचान नहीं की गई और जिन्हें यह फायदा नहीं मिलना चाहिए था उनको भी पैसे दिए। जिन 8,277 खातों का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है उनमें 8.5% इसके लायक नहीं थे। वहीं 20.50 करोड़ रुपए ऐसे लोगों को मिले जो इसके योग्य ही नहीं थे। और फिलहाल हमारे साथ ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं फोन लाइन पर चैनल 1 न्यूज एग्जीक्यूटिव एडिटर विपिन धूलिया जी। विपिन जी, क्या कुछ कहा जाएगा? कल के दिन रिपोर्ट भी पेश की गई सीएजी के जरिए, बावजूद देखा गया कि हंगामेदार सत्र रहने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। आज का दिन किस तरह के गुजरने के आसार हैं? नहीं, एक नया मुद्दा बिल्कुल विपक्ष को मिल गया है कि रिपोर्ट और आ गई है, सरकार की मुश्किल जरूरी रिपोर्ट बढ़ा देगी। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कैग ने जो रिपोर्ट दी है उसमें यह कहा गया है कि जो किसानों के लिए जो एक राशि जो किसानों को आवंटित की गई थी वो उन किसानों को की गई थी जो संपन्न किसान थे और जो जरूरतमंद जिन लोगों के लिए वो योजना थी उन तक वो राशि नहीं पहुंच पाई है। बहुत ही बड़ा घोटाला इस देश की उन लोगों के साथ, अगर ये घोटाला सही है तो उन लोगों के साथ घोटाला हुआ है जिनको कि सबसे ज्यादा जरूरत है एक सपोर्ट की, सरकार के सहयोग की, क्योंकि देश की जो करीब 60% से ज्यादा जो आबादी है वो कृषि पर निर्भर है, एग्रीकल्चर पर निर्भर है। और जिस तरह से जो है किसानों की हालत बद से बदतर होती जा रही है तमाम आर्थिक नीतियों के चलते, उसके बाद जो है सरकार किस तरह की मदद अगर किसानों तक नहीं पहुंच पाई
तो ये बहुत ही मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात अब पार्लियामेंट के अंदर ये है कि विपक्ष को एक और मुद्दा मिल गया है, सरकार के संकट बढ़ गए हैं। बिल्कुल, सरकार के संकट बढ़ गए हैं, लेकिन विपिन जी अगर देखा जाए सीएजी विनोद राय हमेशा से ही कुछ न कुछ महीनों के अंतराल पर इस तरह के खुलासे करते ही आए हैं और अब एक और रिपोर्ट पेश की गई है। यहाँ सरकार के लिए अपनी तरफ से अपना पक्ष साफ रखने के लिए कितना ज्यादा ये माना जाए कि कितनी पॉजिटिविटी नजर आती है? देखिए, कैग जो है एक बॉडी है, एक लोकतंत्र में जो है एक बहुत ही अहम बॉडी कैग की है, जिसकी जो जांच करती है। और सबसे इसमें कैग की जो बात है उसमें जो है अक्सर जो है कैग को भी अगर मैं आपको याद दिला दूं कि दिग्विजय सिंह लगातार कैग पर हमले करते रहे हैं। उन्होंने कैग को, जो विनोद राय थे उन पर व्यक्तिगत तौर पर भी हमले किए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि विनोद राय जो है वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी सरकार को जो है तमाम अकोल घोटाले की जैसे आप बात करें तो कैग की रिपोर्ट के बाद ही जो है ये सामने आया था। इस तरह कैग की रिपोर्ट जो है जरूर आ गई है, लेकिन कैग की रिपोर्ट को जो है फिर एक कमेटी पार्लियामेंट की, उसके पास वो रिपोर्ट जाती है। फाइनली जो है वो कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद उस पर पार्लियामेंट जो है कोई गौर करती है, ये पार्लियामेंट उसको कॉन्ग्रेंस में लेती है। तो इस तरह कैग की रिपोर्ट का सबसे बड़ा ये है, जरूर है कि जिस समय सरकार फंसी हुई हो। बिल्कुल, फिलहाल अगर विपिन जी अगर संसद के हंगामेदार होने की बात कही जाए तो लगातार बीएसपी की तरफ से भी सवालिया निशान खड़ा होता ही रहा है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए लगातार मांग की जा रही है बीएसपी की तरफ से, अब क्या कुछ होने के आसार लगते हैं यहाँ? नहीं, अब कहीं मुद्दे एक साथ इतने सारे मुद्दे हो गए कि मुझे लगता है कि संसद का ये सत्र जो है ये बहुत ही आसान से चल पाएगा। ये बड़ा मुश्किल लग रहा है, पिछले सत्र की तरह लगता है कहीं ये हंगामों की भेंट न चढ़ जाए। लगातार हंगामे होंगे, एक के बाद एक। मायावती ने एक छोटी सी पार्टी सोची कि उत्तर प्रदेश की एक छोटी पार्टी ने दोनों हाउसों को नहीं चलने दिया कल एक मुद्दे को लेकर, राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश में। तो आप समझ सकते हैं कि अगर एक बीएसपी जैसी छोटी पार्टी पूरे संसद को ठप कर सकती है, तो अब तमाम जब बड़े मुद्दे आएंगे, जब जो है हेलीकॉप्टर घोटाले की बात होगी, जब जो है और ये जो कैग की जो नई अभी ताजा रिपोर्ट आई है किसानों को जिस तरह से ठगा गया है, तो इस सब चीजें जो है मुझे लग रहा है कि पार्लियामेंट के सेशन भी हंगामेदार होगा। और मुझे जो सामान्य कामकाज है, सबसे बड़ी बात की जो सरकार के जो महत्वपूर्ण जो उनके जो महत्वपूर्ण एक बिल है फूड सिक्योरिटी एक्ट, और इस बिल को लेकर कांग्रेस पार्टी को ये भरोसा है कि मनरेगा की तरह कोई चमत्कार करेगा और उसको सत्ता में वापसी के लिए सबसे बड़ा। सुरक्षा बिल को लेकर कहीं ना कहीं सरकार अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही होगी, लेकिन बहरहाल विपिन जी जानना चाहेंगे यहाँ पर जिस तरह से क्षेत्रीय पार्टियां अब संसद में हंगामा करती नजर आ रही हैं, बीएसपी की तरफ से अलग से हंगामा किया जा रहा है। हालांकि इससे पहले राज्यसभा में जो देखने को मिला कि अरुण जेटली के नाम पर तमाम पार्टियां जो सहयोगी पार्टियां कहलाती हैं एनडीए के साथ, वो भी आवाज बुलंद करती हुई नजर आ रही थी। अब ये माना जाए कि अब सरकार के लिए कितना ज्यादा बचने का मौका नजर आता है? देखिए, संसद है, लोकतंत्र में इस तरह की चीजें होती हैं, लेकिन ये मुद्दे जो है, जो लगातार नए नए मुद्दे जो आते जा रहे हैं, वो सरकार के लिए संकट जरूर है। एक सरकार, सबसे बड़ी बात होती है कि सरकार की छवि क्या बन रही है सरकार की, ये हंगामे जरूर है। संसद की कार्रवाई का हिस्सा है, संसद की जो प्रोसीडिंग है, जो हमारा लोकतंत्र है, उसमें इस तरह के हंगामे भी होंगे, बहस भी होंगी, चर्चाएं भी होंगी। लेकिन इसमें ये महत्वपूर्ण बात तो ये होती है कि अब जो है जिस तरह से पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, लाइव कवरेज लोग देखते हैं संसद का, तो संसद के जरिए, संसद के सूचनाओं के माध्यम के जरिए, टीवी चैनल्स के जरिए, अखबारों के जरिए कौन सी छवि सरकार की जनता के बीच पहुंचती है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात हो जाती है। और इस वजह से जो है सरकार जरूर संकट में रहती है कि जब संसद में एक घोटाला, फिर दूसरा घोटाला, फिर इस तरह की चीज उस पर लगातार उठते रहते हैं, तो ये एक मुश्किल जरूर सरकार। एक बाद एक घोटालों की जो एक लड़ी लग गई है, एक झड़ी सी महसूस होने लगी है और साथ ही साथ मुश्किलों में घिरती हुई नजर आ रही है सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन जी इस तमाम चर्चा के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे साथ हैं हमारे चैनल वन न्यूज एग्जीक्यूटिव एडिटर विपिन धूलिया जी। और सीएजी की रिपोर्ट से जिस तरह से सवाल उठे हैं सरकार पर और तमाम तरह की बातें जो की जा रही हैं, शायद आज भी उतना ही हंगामेदार रह सकता है सत्र। और वहीं जेटली जासूसी केस में आज आरोपी अनुराग सिंह की कोर्ट में पेशी होनी है। अनुराग की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो जाएगी। अब तक की जांच में पता चला है कि सिर्फ जेटली ही नहीं बल्कि बीजेपी के कई बड़े नेताओं की जासूसी की गई है। जासूसी केस की जांच के दौरान पुलिस को अचरज में डालने वाली जानकारियां
भी मिली हैं। पुलिस को इस मामले के आरोपी के बारे में उनकी नापाक गतिविधियों का भी पता चला है। पुलिस को पता चला है कि गैर कानूनी तौर पर कॉल डिटेल्स यानी कि सीडीआर हासिल करने के लिए आरोपी अनुराग शर्मा ने इजराइल और दूसरे देशों से एनक्रिप्टेड औजार खरीदे या मंगाए। इस तरह के औजार या सॉफ्टवेयर सेना या दूसरी खुफिया एजेंसियां जैसे इजराइल की मोसाद और भारत की आईबी, रॉ और एनटीआरओ इस्तेमाल करती है। तो आज अनुपम सिंह की पेशी होनी है। आज न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है। तो जेटली जासूसी केस में आज बढ़त देखने को मिल रही है। फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता आर.के. रावत। रावत जी, फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल रही है? न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है अनुराग सिंह की और साथ ही साथ आज पेशी भी होनी है। किस तरह के खुलासे होने की उम्मीद है? देखिए, इसमें अभी आज इसकी जो पेशी है और पेशी में कई चीजें जो है पुलिस सामने अपने रखने वाली है कि इसमें कितने लोगों की इन्होंने जो है वो निकलवाई थी, कितने लोगों के पीछे पड़े थे, किस किस पार्टी के नेताओं के पीछे थे, क्या एक कॉल डिटेल निकलवाने के कितने पैसे लिया करते थे, क्या इनके मोडस ऑपरेंडी रही है और इनका यूज किस तरीके से होता था। तो ये सारी जो बातें हैं वो पुलिस जो है इसमें कोर्ट में रखेगी और जो बचाव पक्ष का वकील है वो भी अपनी दलीलें पेश करेंगे। तो उसमें हो सकता है कि वो फिर इसकी जमानत की बात करें। तो आज ये गहमा गहमी होने वाली जरूर है। बिल्कुल, गहमा गहमी साफ तौर पे देखी जा सकती है। लेकिन रावत जी, जिस तरह से लगातार देखने को मिला है कि और भी बड़े खुलासे हुए हैं, जिसमें यह कहा जा रहा था कि जो एजेंसीज हैं जो देश के लिए सुरक्षा के मद्देनजर काम करती हैं, उनके नाम भी इसमें शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के कुछ और नेताओं के नाम भी इसमें शामिल हुए हैं। फिलहाल जानना चाहेंगे, क्या जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं, क्या यहाँ ये जो आरोपी पकड़ा गया है जिसकी आज पेशी होनी है, इसकी तरफ से कुछ और यहाँ बातें सामने आए? क्या कोई और गवाह जो होगा जो अपनी तरफ से इस तरह की खुलासे कर सकता है? देखिए, इसमें अरविंद डवास के अलावा नीरज, अनुराग और नीतीश ये सब लोग अभी 4 गिरफ्तारियां हुई हैं और इन गिरफ्तारियों में इन्होंने जो है बीजेपी समेत कई और जो है नेताओं के जो है इनकी कॉल डिटेल निकलवाई थी और उसके निकलवाने के पीछे इनका मकसद जो था उसके आज खुलासा हो सकता है कि इनकी जो मोटिव क्या रहा है इस पूरे इसके पीछे। और ये भी एक चीज सामने आई है जब इन्होंने शिंदे ने संसद में बयान दिया था कि 1500 रुपए एक सीडीआर निकालने के लिए, कॉल डिटेल रिकॉर्ड जो है निकालने के लिए देता था। और इसने जो एसीपी भूप सिंह जो चाणक्यपुरी के एसीपी है उनका जो है कंप्यूटर जो है वो ट्रैक कर लिया था। उसके ट्रैक करने के बाद जो है उसी के आधार पे इन्होंने जो है वो सारी कॉल डिटेल निकलवाई। लेकिन अब इसके बाद बिल्कुल रावत जी, साफ तौर पे देखने को मिल रहा है कि आज पेशी होनी है और कहीं ना कहीं अहम दिन माना जा सकता है जेटली जासूसी केस में। बहुत बहुत शुक्रिया आर.के. रावत जी फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल मिल रही है इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब से। पंजाब के डीजल और गेहूं पर सब्सिडी बढ़ाने के लिए किसानों का रेल रोको आंदोलन जारी है, जहां पर तरन तारण में किसानों ने एएसआई को बंधक बनाया है और बंधक एएसआई का शव बरामद हुआ है। फिलहाल डीजल और गेहूं पर सब्सिडी हटाने की वजह से इस तरह का रेल रोको आंदोलन चल रहा था, जिस वजह से एएसआई को बंधक बनाया गया था किसानों की तरफ से और उस एएसआई का अब शव मिला है। तो जिससे बंधक बनाया गया था, अब किसानों के बाद जो रेल रोको आंदोलन चल रहा था और फिलहाल देखने को मिल रहा है कि उसी एएसआई का अब शव बरामद किया गया है। किसानों की तरफ से सब्सिडी बढ़ाने की मांग लगातार की जा रही थी और अब एएसआई का शव मिला है। फिलहाल इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है रामचंद लठवाल। राम, फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी ज्योत्सना, जिस तरह से किसानों ने अपनी मांगों को लेके आज पंजाब में रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया था और इसी को लेके किसान नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस गई थी। वहां पे एक एएसआई कुलबीर को बंधक बना लिया गया था किसानों द्वारा। तरन जिले की एक घटना है और अभी जो खबरें आ रही है उनके अनुसार एएसआई का शव वहां से मिला है और एक ट्यूबवेल पे इसको बंधक बना लिया गया था और पुलिस के आला अफसरों द्वारा इस पूरे मामले पे नेगोशिएशन की जा रही थी। लेकिन एक दर्द
घटना के इस हादसे में अभी जो खबरें आ रही है उसके अनुसार एएसआई का अभी शव वहां से मिला है। और आज रेल रोको आंदोलन का कहीं ना कहीं आगाज था और किसानों द्वारा रेल रोके जाने की घोषणा की गई थी, उसको लेके कहीं ना कहीं पुलिस और किसानों में टकराव बना था। और अभी जो ये खबर आ रही है ये अपने आप में वाकई एक टकराव वाली बिल्कुल साफ तौर पे देखने को मिल रहा है राम। लेकिन फिलहाल जानना चाहेंगे पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? रेल रोको आंदोलन की शुरुआत की गई है, यहाँ पर किसानों की तरफ से किस तरह के मुद्दे उठाए गए हैं और एक शव भी बरामद हो गया है जिसे बंधक बनाया गया है। फिलहाल पुलिस ने किसी की गिरफ्तारी की हो? बिल्कुल, जिस तरह से किसान इन संगठनों के जो प्रतिनिधि हैं उनको लेके पुलिस के साथ टकराव था और आज रेल रोको आंदोलन की जिस तरह से घोषणा की गई थी उसको लेके पुलिस कहीं ना कहीं सतर्क और इन्होंने इन किसान नेताओं के कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था और किसानों की मांग थी कि उनको छोड़ा जाए, तब इस एएसआई को छोड़ेंगे। और इसी बात के कहीं ना कहीं बात इतनी आगे तक बढ़ गई है। बिल्कुल राम, साफ तौर पे देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं बात बेहद ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। लेकिन तरन तारण में एक एएसआई को बंधक बनाया गया जिसका शव भी मिला है। फिलहाल इस आंदोलन की स्थिति क्या कुछ नजर आ रही है राम? जी, आज जिस तरह से जोशना आह्वान किया था रेल रोकने का इन किसान संगठनों द्वारा और अपनी मांगों को लेकर गेहूं के समर्थन मूल्य और डीजल की सब्सिडी को लेकर इनकी मांग बनी हुई थी और इसको लेके इन्होंने रेल को रोकने का आज ऐलान किया था, उसी को लेकर ये टकराव की स्थिति पैदा हुई और पंजाब पुलिस द्वारा इनके कुछ गिरफ्तार किया गया। उसके बदले में इन्होंने एएसआई को बंधक बना लिया और अभी जो खबर रही है वो ये एक शव वहां से बरामद हुआ है जहाँ पे इन्होंने एक एएसआई को बंधक बना हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया राम इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे साथ है हमारे संवाददाता रामचंद्र लठवाल। आपको बता दें कि पंजाब के तरन तारण में एक आंदोलन चलाया जा रहा था किसानों की तरफ से लगातार सब्सिडी बढ़ाने की मांग को लेकर, जिसके लिए एएसआई को बंधक बनाया गया जिसका शव मिला है। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। अपने कार्यकाल में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रयास से गेहूं के मूल्य में 720 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। इसके विपरीत पूर्ववर्ती सरकार के 6 वर्षों के कार्यकाल के दौरान ये वृद्धि केवल 80 रुपए प्रति क्विंटल की हुई थी। किसानों के लिए बहुत सारी हम स्कीम लेकर आए हैं और गेहूं में प्रोडक्टिविटी में आज हरियाणा नंबर 1 है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबर की तरफ। डीएसपी जियाउल हक की हत्या की गुत्थी उलझती हुई दिखाई दे रही है। प्रतापगढ़ के सीएमओ का कहना है कि गोली सीने में लगी, जबकि यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अरुण कुमार का कहना है कि पीठ में गोली लगी थी। चश्मदीदों की गवाही ने भी इस गुत्थी को उलझा दिया है। तो लगातार जिस तरह से परवीन आजाद यानी कि डीएसपी की पत्नी की तरफ से जो आरोप लगाए गए राजा भैया पर और साथ ही साथ मांग की जा रही थी कि सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई की जाए, उसके बाद अब लगातार ये मामला उलझता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता कलराज मिश्र ने कहा कि सपा विधायक राजा भैया की गिरफ्तारी होनी चाहिए। उन्होंने यूपी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसी सरकार को एक क्षण के लिए भी शासन करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अपराधी चाहे जो हो उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए। ये प्रश्न राजा भैया और किसी का नहीं है, प्रश्न है समाजवादी पार्टी की कार्य करने की संस्कृति का। जिस प्रकार के प्रशासन के लोग, मंत्री लोग, राजा भैया एक मंत्री और भी मंत्रीगण हैं, जिस बार को उपद्रव किए थे, अभी गोंडा के मंत्री ने उपद्रव किया था और फिर से पहले मंत्री पद से हटा, फिर से उनको मंत्रिमंडल में रख लिया गया। तो इसलिए ये कब क्या करेंगे ये कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए इस सरकार को एक क्षण भी शासन करने का नैतिक अधिकार नहीं है।
और इतना ही नहीं, मैं जनता से भी कहना चाहूंगा कि जनता को ऐसे लोगों को भूल करके भी नहीं चुनना चाहिए। और ऐसे लोगों को चुन देने के बाद जो हालात पैदा हुई है, ये जनता इसको स्वयं अनुभव कर रही है और निश्चित रूप से इसके बड़े भयंकर परिणाम होंगे। जो भी अपराधी कर्म में लीन है, जिनके विरुद्ध इस प्रकार की एफआईआर दर्ज है, निश्चित रूप से उनको निरुद्ध करना चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ प्रतापगढ़ के बलीपुर में मृतक प्रधान के घर वाले अपने घर पर ही धरने पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि जब तक सीएम उनके घर नहीं आएंगे वो अपना अनशन नहीं तोड़ेंगे। उनका ये भी कहना है कि उनके घर में भी 2-2 मौतें हुई हैं। सीएम उनके दुख में शामिल हो तभी वे अपना अनशन तोड़ेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पुलिस उन्हें बिना वजह परेशान कर रही है और उनकी जान पर भी खतरा है। हम लोगों की मांग है कि मुख्यमंत्री जी यहाँ आए और हमारे दुख दर्द को समझे, हमारे यहाँ के बच्चों को समझे। सब रो रो कर बेहोश हो जा रहे हैं। अब हमारे यहाँ 2-2 भाइयों की हत्या हो गई है। जो इनको कमाने खाने वाले थे, सब लोगों को मार दिया गया है, सबकी मृत्यु हो गई है। अब हमारे लोगों का कोई सहारा नहीं रहा है। तभी हम 2 भाइयों की ही हत्या हुई है, हम 2-3 लोग बचे हुए हैं। हम लोगों की भी हत्या कर देंगे। हमारे ऊपर किसी प्रकार की कोई सुरक्षा नहीं है। हमें कौन हत्या कर रहा है? ये संजय सिंह और गुड्डू सिंह। कौन है गुड्डू सिंह? गांव का एक दबंग व्यक्ति है। हमारी मांग यही है कि यहाँ मुख्यमंत्री जी आए। हमारे यहाँ 2-2 हत्याएं हुई हैं। यहाँ मुख्यमंत्री जी आए और जो फियोल कांड हुआ है उसमें तो मुख्यमंत्री जी गए, उनकी आर्थिक सुरक्षा भी हुई, व्यवस्था भी। यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं? हम लोग तो यहाँ हमारे सारे बच्चे भी लग रहे हैं और यहाँ जो एफओ हैं आते हैं, हमको लोग को गाली देते हैं और धमकी देते हैं, दरवाजा पीटते हैं, गाली देते हैं। उनको तुरंत यहाँ से हटाया जाए। अगर मुख्यमंत्री जी यहाँ नहीं आएंगे तो हम लोग सारे बच्चे को लेकर यहाँ फांसी लगाकर या जहर खाकर मर जाएंगे। तो साफ तौर पे मांग रखी जा रही है कि अखिलेश यादव यानी कि मुख्यमंत्री खुद आकर मिले और इनसे बातचीत करें, तभी ये अपना अनशन तोड़ेंगे। और फिलहाल फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता सुनील कुमार। सुनील, फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल रही है? मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? क्या वो पहुंचेंगे इन लोगों से मिलने के लिए? सुनील, अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हम एक बार फिर से कोशिश करेंगे उनसे बात करने की, हमारे संवाददाता से जुड़ने की, लेकिन फिलहाल आपको बताते चले कि मृतक प्रधान नन्हे यादव के परिवार वालों ने अब अनशन पर बैठने का फैसला किया है। वे अनशन पर बैठे हैं और उनकी तरफ से साफ तौर पे कहा गया है कि वे अनशन तभी तोड़ेंगे जब खुद मुख्यमंत्री आकर उनसे मुलाकात करेंगे। तो फिलहाल आपको बताते चले कि तमाम परिवार, नन्हे यादव का परिवार जो है वो अनशन पर बैठा हुआ है अपने घर पर ही और उनके साथ तमाम लोग मौजूद हैं और उनकी तरफ से एक ही बात कही जा रही है कि मुख्यमंत्री जब तक खुद आकर के इनका अनशन नहीं तुड़वाते हैं तब तक वे इस अनशन को नहीं तोड़ेंगे। और एक बार फिर से फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता सुनील कुमार। फिलहाल सुनील, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? मुख्यमंत्री क्या पहुंचेंगे इन लोगों से मिलने के लिए? घटना स्थल पर मैं मौजूद हूं अभी जी। और इस समय अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के आने का जो है समय निर्धारित हो चुका है। 9 से 9:30 के बीच में वो यहाँ पहुँचने वाले हैं और घटना स्थल पर बिल्कुल अतिरिक्त फोर्स भेज दी गई है और फोर्स के साथ में काफी मात्रा में भारी पुलिस बल जो है सुरक्षा के लिए यहाँ पर तैनात है। बिल्कुल। फिलहाल सुनील, जानना चाहेंगे कि किस तरह की बातें की जा रही थी इनके परिवार के लोगों की तरफ से? तमाम तरह से जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि पुलिस की तरफ से इनके साथ लगातार बुरी तरह से व्यवहार किया जा रहा है और साथ ही साथ इन्हें परेशान भी किया जा रहा है लगातार, इस बाबत क्या कुछ कहना रहा? परिवार वालों का ये कहना है कि लगातार इन्हें जो है पुलिस के माध्यम से यहाँ जो है परेशान किया जा रहा है और परेशान के साथ में इनकी ये मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो है यहाँ पर आवे और हमारे दुख दर्द को कम से कम ये समझें और हमारे साथ जो है न्याय हो। जी बिल्कुल। सुनील, फिलहाल की स्थिति क्या कुछ देखने को मिल रही है? लगातार आपकी तरफ से जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि फोर्स को भेजा गया है। जी सुनील, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो तकनीकी खामी के चलते एक बार फिर से हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क टूट गया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको पूरी जानकारी मिले। मुख्यमंत्री 9:30 बजे तक पहुंचेंगे इस जगह पर और इन लोगों से मुलाकात करेंगे, इनका अनशन तुड़वाया जाएगा। हालांकि
इससे पहले ही पुलिस फोर्स सुरक्षा के मद्देनजर भेज दी गई है इस जगह पर और इसी के चलते आज मुलाकात करने पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। और वहीं दूसरी ओर डीएसपी को श्रद्धांजलि देने के लिए गोरखपुर में छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान छात्रों का कहना था कि प्रदेश में कानून पूरी तरह से लचर है, हत्याकांड में शामिल मंत्री की गिरफ्तारी नहीं होती है तो पूरे मंडल के छात्र सड़क पर उतर आएंगे। राजा भैया के अत्याचारों को सहन करते करते वो ऊब चुके थे और अखिलेश सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हम नवयुवक और गोरखपुर की धरती और देवरिया के छात्र, गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र एकजुट हैं। मृत्यु पे आज हम लोग शोक सभा और कैंडल मार्च निकाला गया है और अगर राजा भैया को उचित दंड न मिले तो इसके कारण हम लोग गोरखपुर में आंदोलन। और वहीं कांग्रेस ने मंगलवार को पंजाब इकाई के अध्यक्ष पद से अमरिंदर सिंह को हटाकर सांसद प्रताप सिंह बाजवा को नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। राजस्थान के सांसद हरीश चौधरी को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सचिव और पंजाब में पार्टी का प्रभारी बनाया गया है। सूत्रों की माने तो चौधरी पंजाब में पार्टी के मामलों को देखेंगे। पंजाब इकाई के नेतृत्व में फेरबदल विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिली हार के मद्देनजर किया गया है। तो बाजवा पहली बार सांसद बने हैं और अमरिंदर के मुकाबले कम उम्र के हैं। और वहीं वेनेजुएला के राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज की सेहत में लगातार गिरावट के चलते आज सुबह उनका निधन हो गया। वो कराकास के सैन्य अस्पताल में भर्ती थे। पिछले 13 सालों से वेनेजुएला की सत्ता संभाले हुए थे और 58 साल के चावेज की गत 2 सालों में ही क्यूबा में 4 बार सर्जरी हुई और 4 बार कीमोथेरेपी भी की जा चुकी थी। उनकी चौथी सर्जरी 11 दिसंबर को क्यूबा में हुई थी। चावेज पिछले लगभग 3 महीनों से सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आए थे। और रुक करेंगे राजधानी की खबर की तरफ। राजधानी दिल्ली के कस्तूरबा गांधी अस्पताल से 1.5 महीने की बच्ची गायब हो गई है। बच्ची को इसकी मां अस्पताल लेकर आई थी, लेकिन गार्ड के मना करने पर डॉक्टर के एक कमरे के बाहर बैठी एक महिला को बच्चा देकर मां चेकअप के लिए अंदर चली गई और जब बच्चे की मां बाहर आई तो महिला बच्ची समेत गायब थी। फिलहाल महिला ने जामा मस्जिद थाना में मामला दर्ज करा दिया है और पुलिस जांच में जुट गई है। लड़की का तबीयत खराब था, रात से उसको 4-5 बार लेफ्टिंग हो गया था, 4-5 बार उल्टी हो गया था। दूध पीते थे, पलटी कर देते थे, तो उसको लेके आए थे हम डॉक्टर के पास दिखाने के लिए। मैं और ये मेरे बहन दोनों आए थे दिखाने के लिए, ये भी और मैं भी दोनों। मैं आ रही थी साथ में, इसे भी ले लिए कि चलो तुमको भी दिखा देंगे। पर्ची पे डेट वेट डलवा के इसको भी दे दी अपना वो रूम में। हम भी अपना चले गए बच्चे को लेके ऊपर दिखाने के लिए। भीतर गए तो हमको वहाँ से डॉक्टर ने निकाल दिया, बोला तेरा काम नहीं है, इसको बताएंगे जो होगा नहीं होगा, तुम जाओ। 10 मिनट नहीं हुआ, बाहर आके देखते हैं तो मेरा लड़की गायब, वो लेडीज भी गायब, बच्चे लेके गायब हो गया। तो फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना है, लेकिन देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए चैनल वन न्यूज पर। नमस्कार। गन्ने के दामों के बारे में बात कहूँ मैं खास, अपने कार्यकाल में गन्ने का दाम चढ़ा दिया आकाश। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने।